भारत पाकिस्तान के खींचतान के बीच कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने दोनों तरफ अपनी पहचान बनाई है, जिसमें से एक ऐसे ही पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष सैन्य तानाशाह और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी रहे हैं, जिन्हें भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। आपको MS धोनी फिल्म का वो सीन तो याद ही होगा जब धोनी के पिता उनके पाकिस्तान सीरीज से लौट के आने के बाद उनसे पूछते हैं कि मुशर्रफ ने क्या कहा। खैर, आज हम मुशर्रफ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब मुशर्रफ नहीं रहे और वो एक लंबी बीमारी और राजद्रोह दोनों को एक साथ झेलते हुए मौत की सजा पाने से पहले ही मर गए। और उनकी मौत के साथ ही भारत के साथ उनके रिश्तों और उनकी साजिश से पनपे कारगिल जंग की कहानी घूमने लगी है। आज की वीडियो में हम आपको उसी मुशर्रफ की कहानी बताने जा रहे हैं जो पॉपुलर तानाशाहों की लिस्ट में भारत के टॉप पर रहे। 1943 में सिविल सर्वेंट सैयद मुशर्रफुद्दीन और उनकी पत्नी जरीन मुशर्रफ के घर जन्मे। परवेज मुशर्रफ 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। मुशर्रफ की कोठी दिल्ली के ही दरियागंज इलाके में थी, लेकिन वो 4 साल की उम्र में ही दिल्ली छोड़कर पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चले गया था। भले ही वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका परिवार काफी प्रोग्रेसिव था, इसीलिए उनकी परवरिश एकदम वेस्टर्न एटमॉस्फेयर में हुई। इसका एग्जाम्पल ये है कि उनके पिता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और माँ इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पढ़ी हुई थी। लेकिन एक समय में इन दोनों ने एक कुत्ता पाल रखा था जिसे वे विस्की बुलाते थे। खैर, पाकिस्तान जाने के बाद उनका परिवार जल्द ही तुर्की चले गया। कुछ साल तुर्की में बिताने के बाद यह परिवार 1956 में पाकिस्तान वापस लौटा। मुशर्रफ ने 18 साल की उम्र में काकुल में पाकिस्तान सैन्य अकेडमी में शामिल होने से पहले फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 1961 में मुशर्रफ सेना में शामिल हुए। 1965 में उन्हें अपने जीवन का पहला युद्ध भारत के खिलाफ लड़ा और इसके लिए उन्हें वीरता पुरस्कार भी मिला, जिसके बाद वो भारत के खिलाफ 71 की जंग में शामिल हुए। खैर, इन सब के दौरान परवेज मुशर्रफ की कोई खास पहचान नहीं बनी थी, लेकिन जब अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ को जनरल का ओहदा मिला और वे पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख बन गए, तब जाकर उन्होंने अपने हिसाब से पाकिस्तान को चलाने की शुरुआत कर दी। और इसी शुरुआत में शामिल था भारत के साथ होने वाला कारगिल का वॉर, जो कि पूरी तरह से मुशर्रफ की खुद की तैयारी थी। यहाँ तक कि उन्होंने इस मामले में अपने ही देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तक को नहीं बताया। आपको जानकर हैरानी होगी, कारगिल से कुछ समय पहले ही नवाज शरीफ और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच एक समझौता भी हुआ था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से भारत में होने वाले घुसपैठ और फिर से जंग की तस्वीर में बदलता देख लोगों को ये यकीन ही नहीं हुआ कि नवाज शरीफ अभी जो समझौता करके गए हैं वही भारत के खिलाफ जंग करने को कैसे तैयार हो गए। लेकिन कहा जाता है कि इसमें गलती नवाज की नहीं थी और मुशर्रफ ने सेना को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने हिसाब से तैयार कर दिया। और तो और आलम यह हो गया था कि 1999 में उन्होंने बिना खून बहाए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके पद से हटाकर सत्ता हथिया ली। इससे लागू हो गया सेना का राज, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही आम है, क्योंकि पाकिस्तान में आमतौर से वहाँ की सेना देश की सत्ता को अपने हिसाब से बदलकर पावर अपने हाथ में ले लेती है। मुशर्रफ कारगिल की जंग के मास्टरमाइंड थे। मार्च 1999 से मई 1999 तक उन्होंने आतंकियों को कारगिल में घुसपैठ का आदेश दिया। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने कारगिल की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया था। 2.5 महीने तक दोनों देशों की सीमाएं जंग कर रही थी। ऊंचाई पर लड़ा जा रहा युद्ध रोज नई चुनौतियां लेकर आता। इस युद्ध ने अमेरिका का रुख भारत के लिए बदल कर रख दिया और पाकिस्तान को जमकर धमकी दी। कारगिल की लड़ाई में जनरल परवेज मुशर्रफ खुद को तोप समझ बैठे थे। उनकी योजना थी कि वे पाकिस्तानी थल सेना की मदद से कारगिल की लड़ाई जीत सकते हैं। यही कारण रहा कि उन्होंने पाकिस्तानी नौसेना और एयरफोर्स से भी लड़ाई की अहम जानकारियां छिपा ली। कारगिल की लड़ाई में भारतीय सेना के प्रमुख रहे वेद प्रकाश मलिक ने अपनी किताब फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री के चैप्टर द डार्क विंटर में ऐसे कई खुलासे किए हैं। उन्होंने लिखा है, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज के जनरल परवेज मुशर्रफ के धोखे को समझने वाला कोई नहीं था। भारतीय एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान में कई फोन कॉल इंटरसेप्ट की थी। परवेज मुशर्रफ और उनके विश्वास पात्र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज खान के बीच जो कुछ बातचीत हुई, रॉ ने उसे भी इंटरसेप्ट किया, लेकिन उसमें से भी कारगिल वॉर की कोई खास डिटेल नहीं मिली। जिसके बाद आखिरकार भारतीय फौज को कारगिल के ऊंचे पहाड़ों में छिपे हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को जज्बे के साथ पछाड़ना पड़ा और भारत इस जंग को जीतने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान की हार के बावजूद मुशर्रफ के खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि देश की सत्ता, देश की सेना और देश के लोग भी उसके साथ थे। बात तो यहाँ तक थी कि वो भारत पर न्यूक्लियर अटैक भी करने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। कारगिल वॉर में पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन परवेज मुशर्रफ को एक इंटरनेशनल फिल्म जरूर मिल गई थी। इसके बाद वो पाकिस्तान की सत्ता को सीधे तौर पर संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ऐसा ही साल 2002 में, क्योंकि 2002 में बाकायदा आम चुनावों में वे बहुमत से जीते,
हालांकि उनके आलोचकों का कहना था कि चुनावों में धांधली करके भी जीते हैं। खैर, इसके बाद वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। मुशर्रफ की पावर एक सबसे बड़ा कारण था अमेरिका का सपोर्ट। मुशर्रफ को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का पूरा सपोर्ट था। यहाँ तक कि मुशर्रफ को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का भरपूर सपोर्ट किया और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के कारण ही नाटो सेना के संगठन में पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट एले देश बना। मुशर्रफ के दौर में भारत के साथ पाक के रिश्ते थोड़े बहुत सुधरने की राह पर थे, लेकिन ऐसा आगे नहीं हो पाया। हालांकि पाकिस्तान को सुधारने में उनकी थोड़ी बहुत भूमिका मानी जाती है। मुशर्रफ के समर्थकों ने हमेशा से ही उन्हें एक सशक्त और सफल नेता के रूप में पेश किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को कट्टरपंथ से लिबरल पाकिस्तान की तस्वीर दी। लेकिन कुछ दाग ऐसे भी आए जिनसे मुशर्रफ के दामन को साफ नहीं किया जा सका, क्योंकि उनके शासन में लाल मस्जिद पर जुलाई 2007 में हुई सैनिक कार्रवाई में 105 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसे पूरी दुनिया ने गलत बताया था। इसके बाद वो 6 अक्टूबर 2007 को एक बार फिर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर को चर्चा की और 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आपातकाल लागू कर दिया, यानी कि पूरा पावर मुशर्रफ के पास चला गया, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया। ऐसा मुशर्रफ ने इसलिए भी किया था क्योंकि उसे लग गया था कि सत्ता सीधे तौर पर उसके हाथ से जा सकती है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप को ये डर सताने लगा कि मुशर्रफ की पॉलिसीज और हमेशा सेना की मददगार रही इस्लामिक फोर्स के साथ उनके टकराव की वजह से पाकिस्तान में इंटरनल क्राइसिस हो सकता है। इसलिए 2007 में चुपचाप उन्हें मिलिट्री ऑफिस से बाहर निकालने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इसके बाद ही पाकिस्तान में चीजें तेजी से बिगड़ने लगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 2007 में जुडिशरी के साथ टकराव के बाद मुशर्रफ को आपातकाल लगाने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन एक चीज थी जो उसी साल हुई थी, वो ये था कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो स्वदेश वापस लौट आई। हालांकि इसका नतीजा केवल उनकी हत्या के रूप में ही सामने आया। फिर बाद में यूनाइटेड नेशंस की एक जांच में इसमें ऑफिशियल्स की मिलीभगत होने की बात कही गई, जिसके बाद मुशर्रफ के बुरे दौर शुरू हुए और 2008 में कमान संभालने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नई सरकार ने मुशर्रफ पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चलाया और उन्हें देश निकाला करने पर मजबूर किया, जैसा कि उन्होंने खुद एक वक्त में नवाज शरीफ के साथ किया था। राष्ट्रपति भवन में 9 साल बिताने के बाद मुशर्रफ लंदन के एडगवेयर रोड से कुछ दूर 3 कमरों वाले एक अपार्टमेंट में रहने चले गए थे, जिसकी कीमत करीब 1 मिलियन पाउंड थी, जो पाकिस्तान के एलीट क्लास के मकानों के लिहाज से बहुत मामूली थी, जहां मुशर्रफ लगभग अपने घर में ही रहते थे और कभी कभी बाहर निकलते थे। अपना देश छोड़ने के 3 साल बाद मुशर्रफ पाकिस्तान लौट आए, लेकिन उनके राजनीतिक करियर की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी थी। 2013 में उन्हें घर में नजरबंद रखा गया। सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ के साथ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप के कारण अगले साल उन्हें इलाज के लिए देश छोड़ने की परमिशन मिल गई। लेकिन जनरल मुशर्रफ के आखिरी साल उनके टेन्योर एक्टिविटीज को लेकर लीगल प्रोसीडिंग्स के रिजल्ट से अफेक्टेड रहे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि दिसंबर 2019 में पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें देशद्रोही करार दिया और संविधान को रद्द करने और इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए उनकी गैर मौजूदगी में ही मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में कोर्ट का कन्विक्शन रद्द कर दिया गया, लेकिन मुशर्रफ कभी अपने वतन नहीं लौट पाए और फाइनली 5 फरवरी 2023 को वो बिना वतन लौटे ही दुबई में इलाज करवाते हुए खुदा को प्यारे हो गए। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर की पूरी कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।